नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल मिशन 2026, पीएम मोदी बोले कड़ी मेहनत करो, चुनाव जीतना है। कांग्रेस ने पोस्ट किया पीएम मोदी का चाय वाला एआई वीडियो, बीजेपी का पलटवार, ओबीसी पीएम स्वीकार नहीं। नेहरू सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे बाबरी मस्जिद, राजनाथ सिंह का विवादित बयान, विपक्ष ने कहा दस्तावेज दिखाओ। मालदा में ममता की मेगा रैली, 14 साल का रिपोर्ट कार्ड, चुनावी मोड में टीएमसी। और भारत का मानवीय सहयोग, चक्रवात से जूझ रहे श्रीलंका के लिए फिर आगे आया भारत। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल मिशन 2026 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और आज इसी काउंटडाउन की सबसे अहम बैठक हुई है दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की और साफ संदेश दे दिया है, कड़ी मेहनत करनी है, ये चुनाव जीतना है। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी की हिंसा, खगेन मुर्मू जैसी बीजेपी नेताओं पर हमले, इन सब को जमीन पर प्रभावी तरीके से जनता तक ले जाना होगा ताकि लोग समझें कि राज्य में राजनीतिक हिंसा किस हद तक बढ़ चुकी है। इस बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को 2 बड़ी जिम्मेदारियां दी। पहली, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क। दूसरी, सोशल मीडिया पर केंद्र के कामों को जनता तक मजबूती से पहुंचाना। बैठक का टोन साफ था, आप बहुत आगे आ गए हैं, इस सत्ता के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी और ये लड़ाई बूथ स्तर तक ले जानी होगी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी के 12 सांसद हैं और अब इन सभी को 2026 चुनाव के लिए ग्राउंड रिपोर्टर्स, विस्तृत प्रेजेंटेशन और बूथ टू बूथ प्लान करने का टारगेट दिया गया है। इधर दूसरी तरफ टीएमसी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग और बीजेपी पर बीएलओ का दबाव बनाने का आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि एसआईआर की वजह से मौतें और आत्महत्याएं हो रही हैं। सियासी माहौल गर्म है, सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी है और विपक्ष एसआईआर को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लेकिन आज एक बात साफ हो गई है, मिशन बंगाल 2026 अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में है और मुकाबला होगा बेहद कड़ा, बेहद राजनीतिक और बेहद निर्णायक। बंगाल की सियासत में अब किरदार वही, पर स्क्रिप्ट बदलने के संकेत साफ। अब नजरें उस चुनाव पर हैं जो तय करेगा बंगाल का राजनीतिक भविष्य। सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो ने सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रागिनी नायक ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है और फिर शुरू हुई राजनीतिक जंग। वीडियो में पीएम मोदी एक रेड कारपेट जैसे बैकग्राउंड में नजर आते हैं, हाथ में केतली, दूसरे हाथ में चाय का ग्लास और एआई वीडियो में सुनाई देता है चाय बोलो चाय। रागिनी नायक ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, अब ई कौन किया, और जोड़ दिया है एक लाफिंग इमोजी। बस फिर क्या था, बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखे आरोप लगाए हैं। कहा, कांग्रेस पीएम मोदी के साधारण परिवार, उनके ओबीसी बैकग्राउंड और चाय वाला अतीत का मजाक उड़ाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पहले भी 150 से ज्यादा बार पीएम को निशाना बना चुकी है। यहां तक कि बिहार में उनकी मां को राजनीतिक में घसीटा गया। ये पहली बार नहीं है जब एआई वीडियो पर विवाद हुआ है। बिहार चुनाव में भी पीएम मोदी की मां को लेकर बनाए गए एआई वीडियो ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया था। पटना हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और वीडियो हटाने का आदेश देना पड़ा। इस पूरे विवाद के बीच 2014 का वो यादगार बयान भी फिर चर्चा में है जब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के चाय बेचने के अतीत पर तंज कसते हुए कहा था, चाय बांटना हो तो हम जगह दिलवा देंगे। एआई वीडियो ने एक बार फिर पुराना जख्म कुरेद दिया है। कांग्रेस कह रही है ये सिर्फ सोशल पोस्ट था, बीजेपी कह रही है ये प्रधानमंत्री का अपमान है। सवाल वही, एआई की ये राजनीति कितनी दूर जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे। उनका कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस फैसले का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने इस बयान को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताते हुए कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बताया। वहीं मनीष तिवारी ने कहा है कि रक्षा मंत्री को इतिहास बदलने की कोशिश करने के बजाय देश की सुरक्षा और रणनीतिक चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। विपक्ष का कहना है कि राजनाथ सिंह बिना प्रमाण के ऐसे विवादित दावे करके अनावश्यक तनाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि ये इतिहास और भावनाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।
कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने चुनौती देते हुए कहा है, यदि इस दावे में सच्चाई हो तो सरकार को दस्तावेज पेश करना चाहिए, सिर्फ बयान देने से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तारिक अनवर ने भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि भाजपा का काम सिर्फ पुरानी बहस छोड़ना है और नेहरू का आरोप लगाना चाहिए आसान नहीं है, क्योंकि ये अब जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि इतने वरिष्ठ मंत्री को सेना और सीमाओं से जुड़े मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, न कि ऐतिहासिक विवादों पर। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहां तक कह दिया है कि या तो राजनाथ सिंह सबूत पेश करें या माफी मांगकर इस्तीफा दें। वहीं शरद पवार गुट की सांसद फौजिया खान ने कहा है कि किसी भी मस्जिद के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल गलत है और ऐसे बयान समाज में विभाजन बढ़ाते हैं। विपक्ष का स्पष्ट संदेश है कि देश को इतिहास की नहीं, समाधान की राजनीति चाहिए। मालदा, मुर्शिदाबाद और बंगाल की सियासत के बीच आज बड़ी हलचल देखने को मिली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मालदा के गाजोल में मेगा जनसभा से पहले कांग्रेस के शासन के 14 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इधर ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि यह दौरा पूरी तरह से राजनीतिक है, कोई प्रशासनिक बैठक नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मतदाता सूची तैयार हो और मतदाता सूची तैयार करने में लगे अधिकारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े। मुख्यमंत्री आज मालदा की जनसभा के बाद बरहमपुर पहुंचेंगी, रात वहीं रुकेंगी और अगले दिन 4 दिसंबर को बरहमपुर में एक और बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। साफ है कि पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव भले दूर हो, लेकिन सियासी तेजी अभी से नजर आने लगी है। इधर ममता बनर्जी ने 17 दिसंबर को MSME मीट और 18 दिसंबर को बड़ी व्यापक बैठक का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि चुनावी तैयारियों के बीच इस बार पूरी बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजित नहीं की जाएगी। 14 साल के विकास की बात, मालदा से मुर्शिदाबाद तक रैलियों की झड़ी और दिसंबर में लगातार राजनीतिक कार्यक्रम, ये सब संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस अब फुल चुनावी मोड में आ चुकी है और ममता बनर्जी अपने किले को फिर से मजबूत करने के मिशन पर है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति को मजबूत करते हुए श्रीलंका में चक्रवात दितवा से हुई भारी तबाही के बीच ऑपरेशन सागर बंधु शुरू कर दिया है। चक्रवात ने पूरे द्वीप में नुकसान पहुंचाया है, बहुत ही व्यापक पैमाने पर, जिसके बाद भारत ने तुरंत मानवीय आपदा राहत अभियान शुरू किया है। भारतीय सेना की विशेष टुकड़ी आज श्रीलंका पहुंची और बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से जुट गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारतीय वायुसेना का C-17 विमान कोलंबो पहुंच चुका है। इस विमान में स्वनिहित मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल, 70 से अधिक मेडिकल और सहायता कर्मी तथा वाहन शामिल है। भारत की इस त्वरित कार्रवाई से श्रीलंका को बड़ी राहत मिली है। जयशंकर ने कहा है कि भारत निरंतर रूप से श्रीलंका के राहत प्रयासों के साथ खड़ा है। श्रीलंका में भारत की मदद को लेकर वहां की उच्चायुक्त महिषिनी कोलान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सुनामी, आर्थिक संकट और अब चक्रवात, हर कठिन समय में भारत हमेशा साथ खड़ा होता है। कोलोन के अनुसार चक्रवात दितवा ने भारी तबाही मचाई है और 400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि मेडिकल टीमें, मोबाइल अस्पताल और राहत बल जमीन पर कार्यरत है और भारतीय दल श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। कोलोन ने आशा जताई है कि इस संकट से दोनों देशों के रिश्ते के और मजबूती आएगी। स्थानीय मीडिया के अनुसार अब तक 1.4 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं और बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अमेरिका में हुआ एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने बड़ा मोड़ ले लिया है। हादसा भले 1 महीना पुराना हो, लेकिन अब जो आरोप सामने आए हैं उन्होंने मामला और भी गंभीर बना दिया है।
दो युवा महज 25 और 24 साल विलियम मिका कार्टर और जेनिफर लिन लोवर एक भीषण टक्कर में अपनी जान गंवा बैठे और अब इस हादसे की गुत्थी एक भारतीय मूल के शख्स तक जा पहुंची है। जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त ट्रक की स्टीयरिंग पर थे 32 साल के राजेंद्र कुमार ट्रक कार को किस रफ्तार से किस लापरवाही से टक्कर मार गया। इसे लेकर अमेरिका की पुलिस ने राजेंद्र पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से जान जोखिम में डालने का गंभीर आरोप लगा दिया है। और इसके साथ ही ओरेगन राज्य पुलिस के मुताबिक 24 नवंबर की रात डेशूट्स काउंटी के हाईवे पर अचानक एक भीषण टक्कर की सूचना मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सामने जो तस्वीर थी वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी। सड़क के बीचों बीच खड़ा एक ट्रक, सामने बुरी तरह तहस नहस कार और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें। कार में सवार दोनों युवाओं ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि ट्रक चला रहे राजेंद्र कुमार को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सामने आया एक और चौंकाने वाला खुलासा। अमेरिका का गृह सुरक्षा विभाग बता रहा है कि राजेंद्र कुमार देश में वैध तरीके से नहीं थे, वे अवैध रूप से भारत से अमेरिका में दाखिल हुए थे। 28 नवंबर 2022 को एरिजोना के ल्यूकविल से गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने का रिकॉर्ड भी सामने आया है। आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने तो पहले ही उनके खिलाफ वारंट निकाल रखा था। हादसे के तुरंत बाद राजेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले ने अब अमेरिका में अवैध प्रवास और सड़क हादसे को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। दो जिंदगियां एक लापरवाही में खत्म हो गई और आरोपी अब उन कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी द्वारा संसद परिसर में अपने पालतू कुत्ते को लाना अब बड़े विवाद का कारण बन गया है। बीजेपी नेताओं ने इसे परंपरा और नियमों का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं रेणुका चौधरी अपने रुख पर अडिग है और कहा कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी ने तर्क दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बैलगाड़ी से संसद आए थे। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में कुत्तों का विशेष महत्व है, इसीलिए इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो लगातार बीजेपी की आलोचना करते हुए सवाल उठा रही हैं कि आखिर इस मामले को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। इस विवाद पर जब मीडिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने व्यंग भरे अंदाज में कहा है, आज कुत्ते ही मुख्य मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी ने पूछा कि बेचारे कुत्ते ने क्या किया, उसकी क्या गलती थी, और कहा कि शायद पालतू जानवरों को संसद में आने की अनुमति नहीं होती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आजकल भारत में असली मुद्दों के बजाय ऐसे विषयों पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब सोमवार को संसद के विंटर सेशन के पहले दिन रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को लेकर सदन पहुंच गई। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया था और देखते ही देखते राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई। मामला अब तेजी से तूल पकड़ चुका है और इसे लेकर संसद और सोशल मीडिया दोनों पर गर्म बहसबाजी जारी है। नालासोपारा में आज बड़ी राजनीतिक सियासी हलचल देखने को मिली। पूर्व नगर सेवक राजेश ढगे, जागृति महिला मंडल अध्यक्ष रसिका ढगे, 3 पूर्व नगर सेविकाओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए इस प्रवेश कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने सभी नेताओं का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक राजन नाइक, जिलाध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल, मुख्यालय प्रभारी रविंद्र अनासपुरे, मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन, पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल और मनोज बारोट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पारदर्शी नेतृत्व का विश्वास जताते हुए इन सभी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी इन कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। चौहान ने कहा है कि वसई विरार क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए केंद्र, राज्य और पालिका में एक ही विचार वाली सरकार होना जरूरी है। उन्होंने कोस्टल रोड को विरार तक ले जाने, बड़वन पोर्ट और प्रस्तावित एयरपोर्ट के जरिए बुनियादी ढांचे का विस्तार तेज करने की भी जरूरत बताई है। चौहान ने लोगों से अपील की है कि मुख्यमंत्री फडणवीस को साथ दें और फिर देखिए कैसे इलाके का कायाकल्प होगा। वहीं विधायक राजन नाइक ने कहा है कि पिछले 35 साल से अटके स्थानीय मुद्दों का समाधान सिर्फ मजबूत नेतृत्व से ही संभव है। उन्होंने बताया कि अब तक इलाके में 4 रेलवे ओवरब्रिज, रिंग रूट, सड़क कंक्रीटीकरण और सहित कई बड़े कामों के लिए सरकार ने भारी फंड दिया है। भाजपा में शामिल होने वालों में युवा विकास अघाड़ी के मिलिंद सासवड़कर, पूर्व नगर सेविका सुषमा दिवेकर, पूर्व परिवहन सभापति कल्पक पाटिल, वार्ड अध्यक्ष प्रतिभा वर्तक,
पूर्व नगर सेविका ज्योति राउत, एडवोकेट माया चौधरी, विनीत जैन, राजेश राउत, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेहुल मोने, दिव्या सोलंकी, श्रद्धा भोसले और संतोष सहित कई प्रमुख नाम शामिल है। नारा सुपारे की इस बड़ी सियासी एंट्री से बीजेपी ने आगामी चुनावों के लिए अपनी ताकत और बढ़ा ली है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा से एक दिल दहला देने वाली खबर। पबजी की लत ने एक नई दुल्हन की जान ले ली है। गूड़ थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले जिस घर में शहनाई बजी थी, आज उसी घर से नवविवाहिता नेहा पटेल की लाश बरामद हुई है। आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। पति रंजीत पटेल दिन भर पबजी खेलता था, बेरोजगार था और पत्नी के रोके जाने पर गमछे से उसका गला घोट दिया। नेहा की शादी 5 मई 2025 को हुई थी। 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों का साथ माना था, लेकिन महज आधे साल में रिश्ता मौत में बदल गया। परिवार का आरोप है रंजीत को मोबाइल गेम की ऐसी लत लगी कि घर का कोई भी काम नहीं करता था, पत्नी से बात तक करना बंद कर दिया था, उल्टा दहेज की मांग पर अक्सर विवाद करता था। मंगलवार रात भी नेहा ने उसे नौकरी करने की बात कही तो पबजी छोड़ने की सलाह भी दी और रंजीत आग बबूला हो गया। फिर जो हुआ वो किसी को बताया नहीं जा सकता। रंजीत ने गमछे से नेहा का गला घोंट दिया और हत्या के बाद अपने साडू को मैसेज भेजकर बोला, मैंने नेहा को मार दिया है। मैसेज भेजकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश में विशेष टीम गठित की है। मायके वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। रीवा की इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मोबाइल गेम की लत रिश्तों को निगल रही है और क्या बेरोजगारी और तनाव एक नई सामाजिक त्रासदी की ओर ढकेल रहे हैं। नेहा की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और आरोपी पति की तलाश तेज कर दी है। माचिस फेम अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह इन दिनों अपनी पुश्तैनी संपत्ति विवाद को लेकर अलीगढ़ में है। अभिनेता का कहना है कि उनकी पुश्तैनी हवेली और जमीन पर उनके ही परिवार के सदस्य अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर वो अपनी मां के साथ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। चंद्रचूड़ ने डीएम संजीव रंजन से मुलाकात कर विस्तृत दस्तावेज सौंपे और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह मामला काफी पुराना है, लेकिन अब अवैध गतिविधियां बढ़ गई हैं। अभिनेता प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद की है। उन्होंने बताया है कि वो अपनी संपत्ति की रक्षा और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि उन्हें न्याय का आश्वासन दिया गया है। अभिनेता ने साफ बताया है कि अवैध कब्जा करने वाले उनके ही परिवार के सदस्य हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि प्रशासन इस विवाद का समाधान खोजेगा। वहीं उनके वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो आखिरी बार 2022 की फिल्म कठपुतली में नजर आए थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार और रकुलप्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे। चंद्रचूड़ सिंह कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 2026 में खेलने का बड़ा फैसला ले लिया है और अपनी उपलब्धता की जानकारी डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली को दे दी है। कोहली आखिरी बार 2010 में इस टूर्नामेंट में खेले थे। उनकी वापसी लगभग 1.5 दशक के बाद हो रही है। वे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने का लक्ष्य रख रहे हैं और इसी कारण 50 ओवर के घरेलू क्रिकेट में दोबारा कदम रख रहे हैं। रोहन जेटली ने पुष्टि की है और कहा है कि कोहली दिल्ली टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे। हालांकि संभव है कि वे सभी मैच न खेलें। टूर्नामेंट 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेला जाएगा और दिल्ली का पहला मुकाबला आंध्र से होगा। कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि कोहली इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को गलत साबित किया। कोहली ने हाल ही में कहा था कि उनका खेल पूरी तरह मानसिक तैयारी पर आधारित है और वे रोज मेहनत करते हैं। आपको बता दें कि कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में आखिरी बार 2009 से 2010 सीजन में हिस्सा लिया था
और उनका अंतिम मैच 18 फरवरी 2010 को खेला गया था। इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने 14 मैचों में 819 रन बनाए हैं, जिसमें 106.8 की स्ट्राइक रेट है और 67.25 की शानदार ओवर रही है, जो उनकी घरेलू वनडे क्षमता को मजबूती से दर्शाता है। आगामी संस्करण में दिल्ली टीम ग्रुप डी में गुजरात, सौराष्ट्र, रेलवे सर्विसेज, ओडिशा, आंध्र और हरियाणा का सामना करेगी। कोहली की वापसी से दिल्ली की बल्लेबाजी को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। उनके इस निर्णय को वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। क्रिकेट जगत में कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया